अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। यानी कि प्रेशर और हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो उस किस्म के उसकी डिफॉर्मेशन किस तरह से करनी है, इसकी हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज देखेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज का मतलब है कंप्लीट एक्सरसाइज। आप लोगों ने जिस तरह की हमारी पहली वीडियोस भी देख रखी होंगी तो आप लोगों को पता है कि हम लोग सारा कुछ कराते होते हैं अल्लाह के फजल से। इसके अंदर हमारे पास एमसीक्यूज हैं। इसके अंदर हमारे पास कितने एमसीक्यूज हैं? 15 एमसीक्यूज हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 8 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और उसके साथ 5 न्यूमेरिकल्स भी हैं। बस सिर्फ इतना ही। तो हम लोगों ने सब कुछ करना है, तभी हम लोग चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। और ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। इसमें पहला एमसीक्यू है, कहता है द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज। इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी? इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को बहुत प्रेशर से मारें, कूटें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो दोबारा अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ जाए, उसको मरोड़े दें, कुछ भी करें, तो आपको पता है रबड़ को देंगे, रबड़ तो हमारे पास ठुस हो जाएगी, वो बैठ जाएगी थोड़ी-सी, दोबारा फॉर्म में नहीं आ सकती खुद ही वापस, अगर हम लोग करना भी चाहें तो। क्योंकि अगर बैठ गई तो उसको फिर फुलाना किस तरह है, वो तो मुश्किल है। वुड तो आपको पता है टूट जाएगी, गिलास तो आपको पता ही है कि किसी काम का ही नहीं। स्टील वो वाली चीज़ है जिसको हम लोग थोड़ा-सा कूटें भी, जो मर्ज़ी करें, लेकिन हम लोग दोबारा हाथ से उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। आप लोग इससे एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप लोग कोई भी स्टील का पतरा ले लेते हैं, पतरा का मतलब कोई भी स्टील का इतना सा पार्ट, उसको आप लोग ऊपर से माने रख-रख के गड़ंगा, गड़ंग, गड़ंगा, गड़ंग, लेकिन फिर आपसे उससे दोबारा भी उसको ठीक कर सकते हैं, दोबारा कुछ भी बना सकते हैं उससे। एमसीक्यू नंबर 2 है, कहता है हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू। हुक्स लॉ कब तक ठीक है? हुक लॉ तब तक ठीक है जब तक इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि हर चीज़ की एक इलास्टिक लिमिट होती है। अगर हम लोग उसके ऊपर उससे ज़्यादा फोर्स लगा दें, हुक्स लॉ हमारे पास होता क्या है? हमारा हुक्स लॉ होता है फिजिकल टू के एक्स। ठीक है, अभी के एक्स को छोड़ दो, सब सिर्फ ये याद रखो हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ का मतलब ये है और इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि हर चीज़ की लिमिट है। हम लोग अगर उससे ज़्यादा उस पर फोर्स लगाएं तो टूट जाएगी। कुर्सी या उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं तो टूट जाएगी। इस तरह ही हमारे पास हुक्स लॉ क्या है कि कब तक गुड है? जब तक इलास्टिक लिमिट हो। एमसीक्यू नंबर 3 है, कहता है अ मैस ऑफ 2 केजी इज हंग बाय अ स्प्रिंग। एक मैस है, हम लोगों ने उसको एक स्प्रिंग के साथ लटका दिया जिसका वजन कितना है? 2 केजी है। 2 केजी का एक मैस समझो यहाँ पर लटक रहा है और विच डिस्प्लेसेस इट थ्रू 5 सेंटीमीटर, जो उसको 5 सेंटीमीटर दूर तक लेकर जा रहा है। यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है ना, थोड़ा यूँ होता रहता है वो। द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है हम लोगों ने। अच्छा जी, आप लोगों को सारा कुछ पता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हुक्स लॉ लगाना। हुक्स लॉ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू के एक्स। हम लोगों को के की वैल्यू चाहिए। के क्या होता है हमारे पास? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हम लोगों ने एफ की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एफ की। एफ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम जी, ये हमारा फार्मूला है। एम हमें मैथ दिया हुआ कितना? 2 केजी है और जी हमें पता होता है 9.8 है, होता ही 9.8 है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोग उसको कहते हैं। तो मल्टीप्लाई किया 19.6 आ जाएगा। यानी कि एफ की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी थी? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सॉरी। तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। डिवाइडेड बाय 100 किया तो क्या आ जाएगा? 0.05 मीटर। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं एफ़ की भी, के की भी और एक्स की भी। एफ के की एक्स की नहीं आई, एफ़ की निकाल ली है और एक्स की आ गई। एक्स की वैल्यू क्या है? अभी अभी 0.05। एफ़ की कितनी है? अभी अभी निकाली है 19.6। दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि 19.6 को डिवाइड करेंगे 0.05 के साथ, तो जवाब आएगा 392, जो कि इक्वल है 400 के तकरीबन इक्वल है। तो 400 न्यूटन मीटर हमारे पास इसका जवाब आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो राउंड ऑफ करके 392 आ रहा है, लेकिन 400 उसके सबसे करीब है, तो ये वाला लिखते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ आते हैं। कहते हैं वो वाले मटेरियल जो कि दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को हासिल नहीं कर सकते जब हम लोग उसमें से लोड हटा देते हैं, यानी कि जो भी हम लोगों ने उसका पंगा किया है। ऐसे कौन सी मटेरियल हैं जिनको हम लोग कोई कोई ऊपर से फोर्स वगैरह लगाएं लेकिन वो वापस नहीं आ सकते अपने ओरिजिनल शेप में? तो वो होते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स। प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं हम उनको फिजिक्स की ज़ुबान में, वापस नहीं आ सकते भाई। कहता है ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, होता ही पास्कल है। क्या बताएं अब हम इसमें? कहता है सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन लगाएगा? सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे पास एलिफेंट लगाएगा। नहीं भाई, एलिफेंट का इतना प्रेशर नहीं है जितना एक औरत की हील का है। यही तो कहती है साइंस। तो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि एक लड़की जिसका वजन 40 किलो है, लेकिन अगर उसी के मुकाबले में हाथी 4000 किलो का है, नहीं भाई नहीं। लड़की 40 किलो की अगर वो हील पहन के खड़ी है और हील का एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, तो लड़की का प्रेशर ज़्यादा होगा ज़मीन पे। ये बात याद रखो। हाथी भी नहीं मुकाबला कर सकता है इन खवातीन का। इसका मुकाबला कौन करेगा? हाथी का मुकाबला कर रही हैं हमारी
फीमेल हील, तो वो यहाँ पर जीत गई है। ये वाले बात याद रखो, सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। देखो 40 किलो की लड़की इतनी छोटी सी हील पे खड़ी होगी, तभी तो हीलें टूटती हैं भाई। मजाक करो, हील नहीं टूटती, ये बहुत कम क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, इसको मजाक पे ही लो, जितनी मर्जी हील पहनो कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं। प्रेशर ऑफ 1000 एम बार्स इज इक्वल टू, प्रेशर कितना है 1000 एम बार का। इसके लिए समझिए कि एक एम बार किसकी इक्वल होता है, एक एम बार इक्वल होता है 100 पास्कल के। पास्कल है प्रेशर का यूनिट। तो 1000 एम बार किसकी इक्वल होगा, यानी कि 1000 को हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1,00,000 के। लाख है, यानी कि लाख, ये 3 जीरो को हम लोग लिख सकते हैं किलो में, तो किलो पास्कल्स आ जाएगा। पास्कल प्रेशर का यूनिट, यानी कि 100 पास्कल्स, 100 वैसे का वैसा, और ये 3 जीरो के साथ किलो आ जाएगा, किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट जवाब। ओके, आगे चलते हैं। कहता है प्रेशर बताओ कितना है 1 mmHg का। ये 1 mmHg क्या है, एक का मतलब है 1 mm का मतलब मिलीमीटर, Hg का मतलब है मरकरी, यानी कि जो थर्मोमीटर के अंदर नहीं होता लिक्विड, डॉक्टरों के पास जाते हो जो मुंह के अंदर थर्मोमीटर देते हैं, उसके अंदर लिक्विड होता है, वो थर्मोमीटर है। उसका कितना प्रेशर है, उसका प्रेशर है हमारे पास इतना, और ये इतना ही है, इसको समझाने की जरूरत नहीं, दुनिया में ही इतना है, इसका प्रेशर इतना है। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितना प्रेशर है। कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होते हैं, जिस तरह अभी मरकरी का देखा, ये मैयर कौन करता है, मैयर इसको करता है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है, ये एक आला है, टूल है, जो इसको मैयर करता है। आप 10 की तरफ आते हैं। 10 में कहता है प्रेशर किसी भी लिक्विड का, अगर हम उसको कंटेनर के अंदर डाल दें, किसी भी लिक्विड को अंदर डाल दें, वो किस वजह से बढ़ता है, वो बढ़ता है डेप्थ की वजह से, यानी कि जितनी डेप्थ होगी, जितनी ज़्यादा गहराई है, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए तो समुद्र में जब हम जाते हैं तो प्रेशर नीचे बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना नीचे जाएंगे, जाते रहेंगे, हम लोग की बॉडी फट जाएगी। इसलिए स्काई डाइवर क्या करते हैं, अपने ऊपर सूट पहन के जाते हैं। अगर सूट नहीं पहनेंगे तो फाड़ जाएंगे। जिस तरह कि आप लोगों को याद होगा कि क्या हुआ था जब कुछ लोग गए थे उसमें, क्या कहते हैं उसको यार, उसमें गए थे ना, जो हमारे पास ज़मीन के अंदर गए थे, टाइटैनिक देखने गए थे, मर गए थे लोग, वो फट गई थी, टूट गई थी, होल हो गए थे उसके अंदर, क्योंकि नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन लगा दो। 11 पे आते हैं। कहते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर कम कब होगा, किन में कम होगा, मरी में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में। मरी में कम होगा, क्यों, क्योंकि मरी है ऊपर, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम, नीचे जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा। मरी ऊपर आता है, थोड़ा ऊपर है, यानी कि पहाड़ियों पे चढ़ के जाना पड़ता है, तो मरी में इसलिए कम है। ऑप्शन डी लगा दो। कहता है एक लड़की है, भाई लड़का क्यों नहीं आ रहा, पहले भी लड़की आई थी, लड़की है, उसका मैथ कितना 50 किलो, उसने हील पहनी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की। अच्छा, अब 2 की होगी, पहले 0.5 की थी, थोड़ी बड़ी होगी है भाई। कहता है उसका प्रेशर बताओ कितना है। अब एरिया देख लिया तुम लोगों ने कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1000 करना है। और वज़न 50 kg सही है। खाली प्रेशर निकालना। प्रेशर का फार्मूला क्या है, प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू FA। एफ कहाँ से आएगा भाई, एफ आएगा mg से। मैथ्स कितना था लड़की का 50, मल्टीप्लाई कर दिया जी के साथ 9.8, क्या आ गया 490। 490 को लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हम लोगों ने किसके साथ, ये एरिया जो निकाला है, एरिया 2 था, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, तो क्या आ जाएगा 0.0002 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ आ जाएगा पास्कल्स। पहला जवाब करेक्ट है, ऑप्शन ए। 13 में क्या कहता है डाइवर्स वियर स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। डाइवर्स जो कि अंदर जाते हैं, समुद्र के आगे पीछे नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे मछलियाँ शछलियाँ देखते हैं, ज़रा पत्थरों पे हाथ लगाते हैं, नीचे क्या समुद्र में जाके देखते हैं, वो जो सूट पहनते हैं उसकी वजह क्या है। सूट की वजह हम लोगों ने अभी बताई है कि प्रेशर ज़्यादा है नीचे, जितना पानी के नीचे जाएंगे प्रेशर ज़्यादा, सूट पहनते हैं ताकि बच के रहें, कोई पटाखा ना हो जाए ना जिसम। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन स्टेशनरी फ्लूइड, यानी कि स्टेशनरी फ्लूइड है, यानी कि आराम से खड़ा हुआ है, उसके अंदर प्रेशर किस तरह वेरी करेगा। प्रेशर वेरी करेगा किस तरह, डेप्थ के साथ, खाली डेप्थ के साथ वेरी करेगा, यानी कि जितनी डेप्थ में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। कहता है जो प्रेशर एक मैन लगाता है एक अर्थ के ऊपर, वो कम कब होगा, मानी कि एक बंदा खड़ा हुआ है या लेटा हुआ है या सोया हुआ है, कब प्रेशर सबसे कम होगा। जब सोया हुआ होगा तभी कम होगा, क्योंकि सारा प्रेशर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा पूरी ज़मीन के ऊपर। जब खड़ा होगा तो एक जगह पे लग रहा होगा ज़्यादा प्रेशर, जब सोया हुआ तो डिवाइड हो गया तो कम प्रेशर लगेगा। तो क्या जवाब इसका करेक्ट है, जब सोया हुआ होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। स्लीप्स ऑन द ग्राउंड। ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास शॉर्ट रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, शॉर्ट रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, इनको देखना है।
तो ये कितने हैं हमारे पास, ये देख लेते हैं सबसे पहले कितने से शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं हमारे पास तकरीबन तकरीबन 10 हैं, 10 हैं जी, 10 हैं। ओके, तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको और देखना शुरू करते हैं इनको। पहले वाला क्या है, कहता है जब आप लोग वॉक करते हैं एक ट्रैम्पोलाइन के ऊपर। ट्रैम्पोलाइन क्या होती है, ट्रेन टाइप ले लो, ठीक है। तो डू यू फील मोर प्रेशर व्हेन यू स्टैंड स्टिल और जंप अप एंड डाउन, व्हाई डज प्रेशर चेंज विद मूवमेंट। कहता है आप लोग किसी भी एक समझो ट्रेन वगैरह पे जा रहे हो, तो जो मतलब चल रही होती मेट्रो ले लो, तो प्रेशर आप लोग कब से ज़्यादा कब फील करते हो, जब खड़े हुए हो, कुछ जंप कर रहे हो, ये जंप ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, कब प्रेशर सबसे ज़्यादा फील करते हो। और प्रेशर क्यों चेंज होता है मूवमेंट के साथ, यानी कि आप लोग मूवमेंट कहीं ऊपर नीचे कर रहे हो तो क्यों प्रेशर कैसे चेंज होगा, इसका जवाब देखते हैं। कहता है कि स्टैंडिंग स्टिल ऑन अ ट्रैम्पोलाइन exerts pressure due to your weight over the contact area. When you jump, the pressure changes as you exert a greater force when landing due to the acceleration from gravity. Pressure is defined at the प्रेशर अब होता क्या है, प्रेशर है कि कितनी फोर्स लगाई है कितने एरिया के ऊपर, यानी कि हमारे पास पाइप है, पाइप क्या कि हम लोगों ने दबाया, एरिया कम किया उसको दबा के, तो दूर तक जाएगा पानी, ठीक है। नॉर्मल अगर पानी जा रहा है, कोई दबाया नहीं हम लोगों ने हाथ से, तो पानी थोड़ा करीब ही गिरेगा, लेकिन जितना एरिया कम करेंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर क्या है, कहता है जब हम लोग जंप करते हैं, यानी कि जंप अभी ऊपर लगाइए, जंप ऊपर की तरफ लगाइए, तो प्रेशर लगा है, हम लोगों ने फोर्स लगाई है, अपनी तरफ से ज़्यादा फोर्स लगाई है। अब हम लोगों के साथ क्या हुआ, जब हम लोग नीचे आए हैं तो फोर्स बढ़ी है, किसकी वजह से, मोमेंटरली, विच लीड्स टू द हायर प्रेशर देन व्हेन स्टैंडिंग स्टिल। अब जब ऊपर गए तभी प्रेशर लगा है, नीचे आए तभी प्रेशर लगा है, जब खड़े हुए उस टाइम को इतना प्रेशर नहीं लग रहा। ये प्रेशर क्यों लग रहा है, ये प्रेशर क्यों लग रहा है, इसकी वजह ये है क्योंकि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, कभी ऊपर जाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, कभी नीचे आने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। नीचे आने के लिए फोर्स हमें ग्रेविटी भी लग रही है, ऊपर जाने के लिए हम लोग और ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर जाने के लिए इससे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी फोर्स भी लगा रहे हैं जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि ज़मीन जो हमें खींचने के, ज़मीन को खींचने नहीं दे रहे, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, हमें वो फोर्स भी लगाई, अपना वजन भी हो गया, यानी कि ऊपर जाने में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी। क्लियर है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में कहता है हाउ डज द शेप ऑफ थंब पिन हेल्प इट पेनिट्रेट सर्फेसिस इजीली। ये जो थंब पिन होती है, यानी कि सुइयाँ शुइयाँ हम लोग भी बचपन में रखते थे, सीटों के नीचे रख दी किसी की शरारत के तौर पे क्या, तो ये किस तरह से आराम से पेनिट्रेट हो जाती है, यानी कि आराम से घुस जाती है किसी भी चीज़ के, बोर्ड के अंदर घुसानी है, कहीं पर भी घुसानी है, घुस जाएगी। वो बड़ी पतली सी होती है, ऊपर से यूँ और आगे उसकी पतली सी पिन होती है, तो किस तरह से आराम से घुस जाती है, उसकी वजह ये है कि उसका सरफेस एरिया कम है, जिस जगह से हमने उसको घुसाना है ना, सरफेस एरिया कम है, और पॉइंटेड भी है ऊपर से, यानी कि नुकीली है। तो कहते हैं थंब बिल बनी हुई इसलिए इस तरह होती है कि वो छोटी स्मॉल होती है, पॉइंटेड होती है, यानी कि नुकीली है, थोड़ी सी ब्रॉड है, थोड़ी सी फ्लैट टॉप है, मतलब उसके बारे में बता रहा है। 2 पॉइंट लिख सकते हो, स्मॉल और पॉइंटेड भी लिख सकते हो। इस शेप के पीछे वजह है, यानी कि जब हम लोग पुश करते हैं उसको अंदर की तरफ, तो हम लोग ईज़िली उसको अंदर घुसा देते हैं, और उसकी वजह क्या है, प्रेशर। सिंस प्रेशर इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया, हम लोगों ने भी पढ़ा है, प्रेशर इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना एरिया P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, हम लोगों ने पढ़ा है, ये फार्मूला है ना, यानी कि क्या होगा, ज़्यादा कम एरिया, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा फोर्स ज़्यादा प्रेशर होगा, कम एरिया यानी कि ज़्यादा प्रेशर होगा, इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। एरिया कम होगा, पेन पतली है मतलब एरिया कम है, हम आप लोग लिखो इसमें एरिया इज लेस ऑफ द थंब पिन, सो दैट्स वाई प्रेशर विल बी ग्रेटर। क्यों, अब आगे आप लोगों ने खाली लिख देना P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, विच शोज के एरिया प्रेशर किसके है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, नीचे आ रहा है ना, डिवाइड में आ रहा है। ओके, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। कहते हैं जब आप लोग बलून को फैलाते हैं, मैंने फुलाते हैं मुंह से, और जब आप लोग उसकी गड़ा बनते हैं, गिड़ा आखिर में मतलब बंद करते हैं उसको, टाई इट क्लोज्ड, व्हाई डज इट स्टे इन्फ्लेटेड इवन दो यू स्टॉप ब्लोइंग, कभी वो क्यों फूला हुआ रहता है जबकि आप लोग क्या है कि अब और उसको फुला नहीं रहे। इसके अंदर प्रेशर ने कैसे काम किया, प्रेशर ने कैसे काम किया, अच्छा वो दिखाने का। यस, कहता है व्हेन अ बलून इज ब्लोन अप एंड टाइट, जब आप बलून को फुलाते हैं और उसको बांध देते हैं, इट रिमेन्स इन्फ्लेटेड, यानी कि वो फूला हुआ ही रहता है। क्यों, क्योंकि जो एयर उसके अंदर है, बिकॉज एयर इंसाइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बलून्स इनर वॉल्स। क्यों, अब वो जो हम लोगों ने अंदर फूके मारी है ना, वो उसकी जो वाल है, यानी कि बैलून की दीवारें हैं, उसको बस में प्रेशर लगाया। द रबर मटेरियल रेजिस्ट दिस आउटवर्ड फोर्स ड्यू टू द इलास्टिक, अब वो रबड़ है, रबड़ का बना होता है बैलून,
जब हम लोग फूके मारते हैं तो वो फूल जाता है, इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा है थोड़ी, बैलून की जो मटेरियल है रबड़ की, इस वजह से फूल जाता है। कीपिंग द एयर ट्रैप, हवा उसके अंदर रहती है, तो बैलून की शेप क्या है वो उस तरह से हो जाती है। जो इंटरनल प्रेशर है वो इज़ स्लाइटली हायर देन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो अंदर का प्रेशर है ये थोड़ा ज़्यादा है बाहर वाले प्रेशर से, क्योंकि हम अंदर फूके मारी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या बैलून फूल जाता है। अगर कोई भी प्रेशर अंदर हम लोग नहीं लगाएंगे, इफ देयर वर नो प्रेशर इनसाइड द बलून वुड कोलैप्स एज एक्सटर्नल प्रेशर पुश्ड इनवर्ड। अगर प्रेशर नहीं लगाएंगे, अंदर की तरफ नहीं लगाएंगे प्रेशर, अंदर का प्रेशर कम है समझो, या बिल्कुल भी नहीं अंदर कोई प्रेशर, तो बलून वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। Why an inner airtight layer of space suit is designed to maintain a constant pressure around the astronaut? अब जो आपके पास एयर टाइट वो एस्ट्रोनॉट जो ऊपर जाते हैं ज़रा स्पेस में या किसी भी सियारे वगैरह पर, अब तो सियारों पर नहीं जाते, ज़्यादा स्पेस में ही होते हैं, तो वो लोग जो सूट पहनते हैं स्पेशल किस्म का, वो क्यों उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसका एक ही प्रेशर रहे। एस्ट्रोनॉट के गिर्द उसको पहना देते हैं सूट को, और उसका एक ही प्रेशर रहता है। ये एस्ट्रोनॉट है समझो, और ये उसका सूट है, उसका एक ही प्रेशर अंदर क्यों रहता है? उसकी वजह क्या है? क्या वजह है उसका? कहता है जो हमारे पास स्पेस है उसमें कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, यानी कि कोई प्रेशर तो नहीं लग रहा ना, इधर ज़मीन वगैरह पे लगता है प्रेशर, एटमॉस्फेयर यहाँ पर, ऊपर स्पेस में केड़ा एटमॉस्फेयर है, और इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट की जो बॉडी है, अगर उसको प्रेशर ना दिया जाए अंदर उसके, अभी हम लोगों ने बात की, उसकी ये बॉडी है, उसके ऊपर जो सूट है उसने अंदर का एक प्रेशर बना के रखो जो कि सेम है हर टाइम। अगर ये प्रेशर ना हो तो उसकी बॉडी ख़राब हो जाए, हार्म हो जाए उसकी बॉडी को। तो एयर टाइट जो है लेयर स्पेस सूट के अंदर, वो इसलिए बनाई जाती है ताकि एक कांस्टेंट प्रेशर रहे हर टाइम पे, जो कि अर्थ के अंदर होगा। अर्थ वाला ही प्रेशर हमें उधर भी चाहिए भाई, अगर ना हो तो हम लोग लुढ़क जाएं, ठीक है, तो इस वजह से ये काम किया जाता है। द लेयर प्रोटेक्ट्स, अब ये जो लेयर लगी हुई है उसके सूट की, इसको बचाती है वैक्यूम ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेस के अंदर कुछ भी नहीं है, ड्राउना है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं, ना हवा ना कुछ ना कहाँ, प्रिवेंटिंग द एस्ट्रोनॉट बॉडीली फ्लूइड फ्रॉम वेपराइजिंग और प्रोटेक्टिंग ऑर्गन। अब हम लोगों को प्रेशर हर चीज़ में चाहिए, हम लोगों को प्रेशर, हमारे ऑर्गन्स को प्रेशर, हर चीज़ को प्रेशर चाहिए, प्रेशर चाहिए भाई, हवा का प्रेशर चाहिए, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहिए, इसलिए सब होगा तो हमारे ऑर्गन्स काम करेंगे वहाँ पर, या ना वहाँ जाकर लुढ़क जाएंगे ना, वरना ऑर्गन्स काम करेंगे, स्टेबल प्रेशर होगा सारा भाई, और हमें बचाएगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उस वजह से भी हमारा ये सूट हमें बचाएगा, हमें इसको बचाएगा, ये वाला सूट बचाएगा जो बाहर है, और ताकि हम लोग ईजिली अपना मूव शूव कर सकें, हैं, कोई मसला ही ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इफ़ अ लिक्विड हैज़ डेंसिटी, अगर कोई भी एक लिक्विड है, कोई भी, उसकी डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मरकरी, यानी कि मरकरी की डेंसिटी से डबल है, व्हाट विल बी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन बैरोमीटर। सो क्या हाइट होगी उसके ऑफ लिक्विड कॉलम की बैरोमीटर के अंदर। बैरोमीटर हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। सो ये कह रहा है कि कोई भी एक लिक्विड ले लो, उसकी अगर डेंसिटी डबल है, डेंसिटी क्या है, डबल है, तो पहले तो आप लोग ये समझ लो कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है हमारे पास कि कोई चीज़ कितनी टाइट तरीके से पैक हुई हुई है, कितने टाइट तरीके से पैक है, यानी कि समझ लो कि लेड है आपके पास, लेड लेड आपके पास जो हम लोग डालते होते हैं किसी जगह पे, शीशा जिसको कहते हैं, शीशा पिलाई दीवार, वो लेड, जो शीशा होता है बड़ा बड़ा थिक किस्म का होता है, वो बहुत ज़्यादा डेंस है, वाटर थोड़ा कम है, हवा सबसे लाइट है, हवा की बिल्कुल डेंसिटी नहीं है, यूं उसके पार्टिकल्स होते हैं दूर 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 दूर, तो ये डेंसिटी होती है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है वो भी समझ लो, डी, इसको ये डी से भी शो कर सकते हैं, बड़े डी से, लेकिन ज़्यादा ये वाला पी उल्टा सा बनाया जाता है, इक्वल टू मास को डिवाइड कर दो अगर वॉल्यूम के साथ, तो ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है। क्या है ये डेंसिटी का फार्मूला? अच्छा जी, अब ये समझ आ गया। अब कहता है ये डेंसिटी किसी भी लिक्विड की अगर डबल है मरकरी से, तो हाइट क्या होगी? बैरोमीटर मेजर करता है उसको, बैरोमीटर के अंदर उसकी कितनी हाइट आ रही होगी, डबल है किसी चीज़ की डेंसिटी, तो ये बता दो। तो बैरोमीटर क्या करता है, मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बाय बैलेंसिंग द वेट ऑफ अ लिक्विड कॉलम अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। बैरोमीटर के अंदर एक साथ में लिक्विड पड़ा होता है जिसके हम लोगों ने मेजर करनी है, और साथ में हमारे पास प्रेशर होता है जो कि हमारे पास बाहर का प्रेशर है वो। मरकरी का अब हमारे पास जो डेंसिटी है वो कितनी होती है? इतनी होती है 13600 kg m3, और हाइट
इसकी तकरीबन होती है 76 सेंटीमीटर, लेकिन अगर लिक्विड है कोई उसकी डबल है इससे, तो डबल डेंसिटी है, तो हाइट उसकी कम हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ओनली हाफ द कॉलम हाइट वुड बी नीड टू। अब मरकरी की जितनी हाइट चाहिए थी ना हमें कि ये हमारे पास इतना प्रेशर करे, अब उसकी डबल है तो हमें हाफ हाइट चाहिए, हाफ हाइट चाहिए होगी ताकि वो इतना ही प्रेशर लगाए। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेशर हमारे पास क्या होता है, वो है प्रेशर होता है डेंसिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि पी हम लोगों ने पढ़ा था जिस तरह का गंदा सा पी, जी के साथ और हाइट के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ कम डेंसर है तो उसको ज़्यादा हाइट चाहिए, लेकिन अब कोई चीज़ ज़्यादा डेंसर है उसको कम हाइट चाहिए ताकि उसी प्रेशर पे पहुंच सके। बड़े आसान लफ्ज़ों में बता दिया मैंने। अब आओ आगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। कहता है वाई वी वुड नॉट बी एबल टू सिप वाटर विद अ स्ट्रॉ ऑन द मून। अगर हम चांद पर हैं भाई, चांद पर गए हैं भाई, आप बड़े लोग हैं, चांद पे गए हैं और वहाँ पर पानी पीना है हमें वो नलकी के साथ, स्ट्रॉ के साथ, तो हम लोग क्यों नहीं पी सकते वो पानी वहाँ पर? ऐसा क्या मसला है मून पे भाई? इतना खर्च करके है पैसा और यहाँ पर हम लोग पानी नहीं पी सकते आराम से? कहता है ड्रिंकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ वर्क्स बाय क्रिएटिंग अ लो प्रेशर जोन इनसाइड द स्ट्रॉ बाय सकिंग एयर आउट। अब जब अभी हम लोग स्ट्रॉ के साथ ज़मीन के ऊपर पानी पीते हैं ना, हमें कम प्रेशर लगता है, लो प्रेशर हमें स्ट्रॉ के अंदर लगाना पड़ता है ताकि हम लोग आराम से पानी खींच सकें। अब ज़मीन पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या है कि वो पुश हो जाता है हमारे पास लिक्विड की सरफेस के ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ आता है, कम है ना, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास विच देन मूव्स अप द स्ट्रा टू इक्वलाइज द प्रेशर। अब वो प्रेशर क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है पानी के अंदर और ऊपर वाला प्रेशर बैलेंस हो रहा है। ठीक है, लेकिन मून पर तो प्रेशर ही नहीं है, तो बैलेंस कैसे होगा? एक्सटर्नल प्रेशर लग ही नहीं रहा, तो पानी ऊपर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो पानी ऊपर आएगा ही नहीं। विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू एग्जिस्ट द लिक्विड कैन नॉट राइज इन द स्ट्रा, पानी अंदर आएगा नहीं। अच्छा तो जी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 में क्या कहता है हमें? कहता है हाउ आर वी एबल टू ब्रेक अ मेटल वायर बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास एक मेटल की वायर है, यानी कि कोई भी एक मेटल है और उसकी एक वायर है जो हमारे पास है, हम अगर उसको बार बार बेंड करते रहें तो वो टूट जाएगी। ऐसा क्यों है हमारे पास, बार बार बेंड करने में क्यों टूट जाती है? तो कहता है when a metal wire is bent repeatedly it undergoes stress at the bending points। जब हम लोग उसको बार बार रिपीट करते हैं, उसको बेंड करते रहते हैं, बार बार बेंड करते हैं, तो जहाँ से वो बेंड हो रही होती है वो एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेंडिंग पॉइंट, जहाँ से बेंड हो रही होती है वहाँ पर स्ट्रेस में चली जाती है। स्ट्रेस का मतलब ये है कि यहाँ पर बिल्कुल दुबने वाली हालत हो जाती है। ईच बैंड क्रिएट स्मॉल फ्रैक्चर, हर जितने बैंड करेंगे उतनी दफ़ा फ्रैक्चर आएगा उस पर विद इन द मेटल स्ट्रक्चर, वीकनिंग इट ड्यू टू मेटल फटीक, और वो वीक होता जाएगा, जितनी दफ़ा उसको बैंड करेंगे उतनी दफ़ा जो है ना मेटल की वायर वो क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। आ प्रोसेस वेयर कंटिन्यूस स्ट्रेस इवेंचुअली ब्रेक्स बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन द मटेरियल। एक टाइम आएगा कि जो हमारे पास देखो बॉन्ड्स है ना, हर एटम्स के बॉन्ड्स होते हैं हर जगह पे पूरी सरफेस पे, तो ये भी जो मेटल वायर है इसके अंदर भी हमारे पास इस तरह ही है, तो वो बार बार हम लोग कर रहे हैं तो बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, विद ईच बैंड दीज internal cracks grow until the wire is no longer strong enough to withstand the stress and eventually breaks। बार बार मोड़ेंगे 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 टूट जाएगी स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे होंगे। दिस इज़ वाई बेंडिंग अ वायर मल्टीपल टाइम्स मेक्स इट ईजियर टू स्नैप। ईजियर होता है स्नैप करने, यानी कि ईजिली जो हमारे पास वो क्या है कि हमारे पास ब्रेक हो जाती है वायर सिर्फ इस वजह से। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है a spring having spring constant k when loaded with mass m is cut into two equal parts. One of the parts is loaded with the same mass m again. What will be its spring constant now? कहता है एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग हम लोगों ने लिया, इस तरह का कोई भी एक स्प्रिंग है समझो, और हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के, उसका एक स्प्रिंग का कांस्टेंट है के और उसका जो मास है वो कितना एम है। उसको हम लोग कट कर देते हैं दो इक्वल पार्ट में, समझो यहाँ से कट कर दी। वन ऑफ द पार्ट इज लोडेड विद द सेम मास अगेन, यहाँ पर दोबारा उसके ऊपर एक मास लगाते हैं दोबारा। व्हाट विल द स्प्रिंग कांस्टेंट नाउ? अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा इसका, के क्या होगा दोबारा से, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो पहली बात क्या कहता है, व्हेन अ स्प्रिंग with the spring constant k it cut into two equal parts. Each half spring behaves as a separate spring with a
हाईएस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट 2K। तो देखो एक स्प्रिंग था जो कि हम लोगों ने लिया इस तरह से, और इसको हम लोगों ने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। अब पहले क्या था, इसका के था, इसका के था, दोनों का के एक ही था। अब दोनों अलहदा हो गए हैं, दोनों अलहदा हो गए, इसका मतलब इनका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ गया है। जिस तरह से लेंथ जो है ना, लेंथ बढ़ती है स्प्रिंग की, तो हमारे पास क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, वो भी बढ़ता है। This happens because the spring constant K is inversely proportional to the length of the spring. A shorter spring has a high stiffness as each section resists deformation more strongly. Thus, if we load one half with the same mass, it will stretch less compared to the original spring, indicating an increased spring constant. तो और से समझना है, बहुत लंबी कहानी लिखी इसी वर्ड में बताता हूँ। कहता है हम लोगों ने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया, उसको 2 हाफ पार्ट्स में कट कर दिया। पहले उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, के था, टोटल का कितना था, के था। अब 2 अलहदा हो गया, तो अब क्या हो गया, 2K हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि 2K हो गया, क्योंकि जो हमारे पास K है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ की। यानी कि जब लेंथ बढ़ेगी तो K भी बढ़ेगा, ठीक है। जितनी लेंथ कम होगी हमारे पास उतना ही क्या है, K ज़्यादा होगा। यानी कि लेंथ अब देखो कम हो गई है ना, एक साइड छोटी होगी, दूसरी साइड भी छोटी होगी, पहले दोनों एक ही थी। अब क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास मुश्किल हो जाएगा स्प्रिंग को तोड़ना। हम लोग इजीली किसी भी अब स्प्रिंग के ऊपर हम लोग कुछ चीज़ लटकाएंगे तो वो आराम से लटक जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि अगर इस वाले के ऊपर हम लोगों ने, यानी कोई भी एक स्प्रिंग है, दोनों साइडों में से एक के ऊपर हम लोगों ने मैस ज़्यादा डाला, तो क्या होगा, तो जिसके ऊपर मैस ज़्यादा डाला है वो स्ट्रेच ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस पे नहीं डाला, इस वाले पे नहीं डाला समझो, तो ये लेस स्ट्रेच होगा, ठीक है। समझ गए हो, इतनी बात समझनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है Why do static fluids always exert a force perpendicular to the surface? कहता है ये जो स्टैटिक फ्लूइड्स होते हैं, यानी जो रुके हुए फ्लूइड्स होते हैं, वो ज़्यादा फोर्स क्यों डालते हैं, ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्यों डालते हैं, बल्कि फोर्स, यानी कि ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, इसके पर इसके अंदर हम लोगों ने कंटेनर लिया, इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी फ्लूइड डाल दिया है, तो ये परपेंडिकुलरी क्यों ही फोर्स लगाएंगे। यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब ये है इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरह से फोर्स इनकी क्यों लगेगी ज़्यादा। तो इसका जवाब हम लोग इसको देते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो। अच्छा, as a static fluids or fluids at rest exert force perpendicular to any surface they contact. ऐसा क्यों है, this occurs because fluid molecules are in constant random motion and evenly distributed in all directions. कहता है ऐसा इस वजह से क्योंकि जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्लूइड है जिसके अंदर मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो क्या है, हर टाइम मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट रैंडम मोशन में है, कांस्टेंट है अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी तो मूव कर रहे होंगे ना, कुछ चीज़ रुकी हुई नहीं होती। हालांकि चीज़ रुकी हुई है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड के हर टाइम मूव करते रहते हैं अपनी जगह पर ही, और मैं देख नहीं रहे होते, और हर जगह पर है। When these molecules strike a surface, जब ये मॉलिक्यूल्स टकराते हैं समझो किसी भी सरफेस के साथ, दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो वो हर डायरेक्शन के अंदर हमारे पास, ये समझो एक मॉलिक्यूल अंदर का, ये हर डायरेक्शन है हमारे पास फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, हर जगह पर लगाएगा, कहा जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स पैदा होगी। देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसने चारों डायरेक्शन के अंदर लगाई है फोर्स, तो हर जगह से 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, 10 से 90 डिग्री, 10 से 90 डिग्री, हर जगह से 90 डिग्री बन रहा है। तो दिस परपेंडिकुलर force is also result of the fluid equilibrium where forces within the fluid are balanced, ensuring no directional preference other than normal perpendicular to the surface. कहते हैं यही वजह है, यही वजह है, दिस परपेंडिकुलर फोर्स, यही जो परपेंडिकुलर फोर्स है, इसी की वजह से हमारे पास फ्लूइड का इज आल्सो रिजल्ट ऑफ फ्लूइड इक्विलिब्रियम, ये फ्लूइड के इक्विलिब्रियम की वजह से, यानी कि फ्लूइड हमारे पास एक जगह पर है इक्विलिब्रियम में, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, उसकी अपनी फोर्सेज ही हैं जो लग रही हैं, वेयर फोर्सेज विद इन द फ्लूइड आर बैलेंस्ड। तो अब अंदर की फोर्सेज तो बैलेंस्ड है, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही, खुद ही मॉलिक्यूल मूव्स कर रहे हैं ना, बाहर से तो कोई नहीं लग रही। नो डायरेक्शनल प्रेफरेंस अदर देन नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं होगी, सिर्फ एक ही हमारे पास होगा जहाँ पर फोर्स लगी होगा परपेंडिकुलर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है हाउ कैन अ स्मॉल कार लिफ्टर लिफ्ट्स लोड हैवियर देन इटसेल्फ। ये जो लिफ्टर है, ये जो गाड़ी उठा के ले जाते हैं बाइक्स वगैरह, इनकी गाड़ी इतनी छोटी सी होती है, तो ये इतनी बड़ी गाड़ियाँ कैसे उठा के ले जाते हैं, ये पूछ रहा है।
कहता है अ स्मॉल कार लिफ्टर यूजेस हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स स्पेशली पास्कल्स लॉ को यूज़ करता है, जिसके अंदर क्या होता है, वी स्टेट द प्रेशर अप्लाइड टू अ कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। उसमें पास्कल लॉ हमें क्या बताता है? पास्कल लॉ कहता है कि अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी एक फ्लूइड के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो प्रेशर हमारे पास लगता है हर डायरेक्शन में, यानी कि इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाया तो उसकी हर डायरेक्शन में वो प्रेशर लगेगा। इन हाइड्रोलिक सिस्टम, एक हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड टू अ स्मॉल पिस्टन क्रिएट्स प्रेशर दैट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ लिक्विड टू अ लार्जर पिस्टन जनरेटिंग अ लार्जर फोर्स। अब एक हाइड्रोलिक सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, उसके अंदर क्या हम लोग बिल्कुल थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे थोड़े छोटे से पिस्टन के ऊपर, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा उसके अंदर, प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा। और वो प्रेशर क्या है, वो ट्रांसफ़र होगा एक लिक्विड से होते हुए बड़े पिस्टन में चला जाएगा। छोटी फोर्स लगाई छोटे पिस्टन पे, प्रेशर बना, वो प्रेशर लिक्विड से होता हुआ बड़े पिस्टन पे जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्स बन जाएगी। ये फोर्स क्या करती है, दिस फोर्स मल्टीप्लिकेशन अलाउज द कार लिफ्टर which itself may be lightweight to raise much heavier load by efficiently transferring force through the hydraulic fluid system। अब इसके अंदर हम लोगों ने फोर्स लगाई पहली बात, ठीक है, वो प्रेशर लगाया, फोर्स लगाई, छोटे पिस्टन पे गई, स्मॉल पिस्टन पे गई, स्मॉल पिस्टन से होती वक्त वो क्या करेगी, फ्लूइड से होते वक्त लार्ज पिस्टन पे गई, एलपी लार्ज पिस्टन पे गई, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा फोर्स लगेगी, लार्जर फोर्स बन जाएगी और फिर वो आराम से चीज़ों को उठा सकता है। प्रोसेस समझे हो? गुड। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये बुक में से ही हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि इनको आप लोगों को खाली दिखा देता हूँ ताकि आप लोग उसको नोट कर लें, तो बड़े आसान है। खाली इसके अंदर हमारे पास जो है लिखा हुआ है, सारी थ्योरी लिखी है, तो आप लोग देख लें एक दफ़ा, ठीक है, और इसको यहीं से पढ़ लें, ये बुक्स में ही होते हैं तो इसको इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बुक में से ही सारे लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी नोट्स जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को जो इसके बाद कराता हूँ वो न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, ठीक है, सारे सारे समझाऊँगा। ये तो वही चीज़ें हैं जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, खाली थ्योरी में आसान लफ्ज़ों में लिखी हुई हैं, यही चीज़ें आप लोगों की बुक में भी लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना वो ले लें। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। हमारे पास कितने न्यूमेरिकल्स हैं इसमें जी? 5 न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल है, कहता है कंसीडर अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर। के कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना है, 8000 न्यूटन पर मीटर। अगर एक फोर्स अप्लाई होगी, कितने की फोर्स अप्लाई हो रही है, 500 न्यूटन की। दो चीज़ें दी हुई हैं, एक स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है और एक फोर्स दी हुई है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकलती है, डिस्प्लेसमेंट हुक्स लॉ से निकलेगी। इसमें दो चीज़ें गिवन है, एक है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक है फोर्स। तो हुक्स लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। एफ की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है हमारे पास, 500, और के की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, 8000। एक्स निकालना है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स को डिवाइड कर देंगे हम लोग किसके साथ, खाली नॉर्मल। पहले डिवाइड करने से पहले एक बात याद रखो कि हमें दिया हुआ है अच्छा बल्कि ठीक है, ये हम लोगों के पास न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, खाली डिवाइड ही करना है बस। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 500 से डिवाइड कर देंगे 8000 को, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 0.0625 मीटर्स आ गया है। यही करना था, ये निकालना था, और ये हमारे पास आ गया। लेकिन हम लोगों को जवाब किस में चाहिए, बुक में दिया हुआ सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में क्या करेंगे, जवाब को निकालने के लिए खाली मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आया उसको 100 के साथ, तो 6.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 6.25 सेंटीमीटर जो है डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग की। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं ना फोर्स मल्टीप्लायर, जिसके अंदर फोर्स को डबल करना होता है। तो स्मॉल, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोलिक प्रेस, उसमें द स्मॉल पिस्टन हैज अ डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर, 15 सेंटीमीटर। लार्ज पिस्टन का कितना डायमीटर, 30 है। फोर्स लग रही है 250 की, जो कि लग रही है स्मॉल पिस्टन के ऊपर। तो कहता है कितनी फोर्स हमारे पास लार्ज पिस्टन तक आएगी, ये बता दो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात यह कि स्मॉल पिस्टन का डायमीटर हमारे पास कितना है, यानी कि डी एस कह देते हैं उसका नाम, एस का मतलब क्या लेते हैं, स्मॉल से, और वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर हम लोगों ने निकालना हो, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर।
सर लार्ज पिस्टन दिया हुआ, लार्ज पिस्टन को डी एल कह देते हैं, एल का मतलब लार्ज, वो 30 सेंटीमीटर है, तो रेडियस का निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फोर्स जो स्मॉल पिस्टन के ऊपर लग रही है वो कितनी 250 है। अब पास्कल लॉ लगाएंगे। पास्कल लॉ में क्या होता है कि फोर्स जो स्मॉल के ऊपर लग रही है डिवाइडेड बाय एरिया जो स्मॉल का है, और फोर्स जो लार्ज पे लग रही है एरिया जो लार्ज का है, ये निकालना है। अब हमारे पास क्या है कि ए एस और ए एल आर द एरियाज ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन, ये तो हम लोग मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, अब एरिया निकालना है। एरिया किस तरह से आएगा, एरिया हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर तो निकाल लिए, बस उनके स्क्वायर ले लेने। तो पहले वाले का लार्ज वाले का कितना है 15 का स्क्वायर, साथ पाई को मल्टीप्लाई किया यानी कि 3.14 को, तो 225 आ गया। और पाई के साथ दूसरे को मल्टीप्लाई किया, स्मॉल वाले का एरिया कितना, रेडियस कितना 7.5, उसके स्क्वायर लेके किया। या अगेन दोनों की रेशियो लेनी है यानी कि डिवाइड करना एरिया लार्ज का एरिया स्मॉल का, तो 4 आ जाएगा जवाब। तो इस टोटल नीचे वाले का जो जवाब आ गया, ठीक है 4 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, फोर्स निकालनी है जो कि लार्जर पिस्टन पर लग रही है। तो लार्जर वाली की फोर्स कैसे निकलती है, जो स्मॉलर वाली की फोर्स है उसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें एरिया को, तो स्मॉलर वाली की फोर्स 250 थी, एरिया के साथ मल्टीप्लाई किया 1000 न्यूटन आ गई फोर्स। ठीक है, फिर थर्ड है, थर्ड न्यूमेरिकल में कहता है हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स a car of mass 1000 kg when we apply a force of 15 Newton on the small piston. The radius of the smaller piston is 20 centimeter. Find the radius of the larger piston. इसमें हम लोगों ने रेडियस फाइंड करना स्मॉल लार्जर पिस्टन का। पहले वाले में क्या किया था, फोर्स फाइंड की थी, इसमें रेडियस फाइंड करना लार्जर पिस्टन का। तो मास कितना दिया हुआ है, कार का 1000 है। सो वेट अगर हम लोगों ने निकालना हो तो कैसे निकलेगा, वेट हमारे पास होता है एम जी के ऊपर। एम जी क्या है, जी हमारे 9.8 होता है, मैथ हमें दिए 1000, तो 800 न्यूटन आ जाएगा। स्मॉलर पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लगी है 50, और स्मॉलर फोर्स के ऊपर स्मॉलर पिस्टन के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है 50 न्यूटन, और रेडियस कितना स्मॉलर न्यूटन का पिस्टन का 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 10 करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, डिवाइडेड बाय 100 सॉरी। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसका हम दोबारा पास्कल लॉ लगाना है, यानी कि स्मॉलर का फोर्स लार्जर की फोर्स, स्मॉलर का एरिया लार्जर का एरिया। अच्छा जी, अब हम लोग को रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस हम लोगों ने निकालना है। पहले हम लोग निकालेंगे स्मॉलर का, तो हम लोगों को पता है सारा कुछ। अब एरिया अगर हम लोगों ने एरिया स्मॉलर का और एरिया लार्जर का, तो एरिया स्मॉलर के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस स्मॉलर का ही और साथ में पाई, और लार्जर के लिए क्या होगा, रेडियस और रेडियस लार्जर का, रेडियस लार्जर का साथ में पाई आ रहा है। तो जो हमारे पास रेडियस है और हमारे पास साथ में पाई है, तो पाई तो वैसे का वैसा आ जाएगा, सही है। यानी कि पाई हमारे पास कैसे आ गया, वैसे का वैसा आ गया। ये देखो, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका जवाब आ रहा है 78.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये हमारे पास पाई था, तो ये पाई वैसे का वैसा रहेगा, रेडियस का स्क्वायर था वो भी वैसे का वैसा रहेगा। खाली हम लोगों ने क्या करना है, फोर्स के साथ फोर्स लार्जर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर हमारे पास वो आ जाएगा फोर्स लार्जर, क्योंकि हम लोगों ने निकालनी ही वो है, तो एफ एल आ जाएगा। तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास किसके, एफ एल वैसे का वैसा डिवाइडेड बाय एफ एस इंटू आर एस। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, हम लोगों के पास हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए R1, हमें चाहिए R1 चाहिए। ये देखो, ये फार्मूला देख रहे हो ना आप लोग, समझ नहीं आएगा कि मैं दोबारा एक दफ़ा बताता हूँ कि हमारे पास फोर्स जो स्मॉलर की है, और ये आ गया किसका, ये आ गया लार्जर का, एरिया आ गया। अब हमें चाहिए एरिया चाहिए लार्जर का और एरिया चाहिए स्मॉलर का। ठीक है, तो वो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे आ रहा है। हम लोगों को जो यहाँ पर अब चाहिए होगा वो एरिया चाहिए लार्जर का, यानी कि ए एल चाहिए। तो ये ए एल यहीं पर छोड़ देंगे, ये जो F1 है ये वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, F1 डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो एरिया चाहिए लार्जर का। वही चाहिए ना, नहीं समझ आई, एक दफ़ा दोबारा समझो, या थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, इसी बार और समझा रहा हूँ। ये वैल्यूज़ आप लोगों को समझ आ गई हैं, ये वैल्यूज़
ये सब वैल्यूज तो हम लोगों ने लिख ली नॉर्मल। अब हम लोग को चाहिए क्या इसमें, हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है रेडियस लार्जर पिस्टन का, ठीक है, लार्जर पिस्टन का रेडियस फाइंड करना है और वो करना है पास्कल लॉ के जरिए। याद रखो क्या करना है, रेडियस करना है फाइंड लार्जर पिस्टन का, लार्जर पिस्टन इस तरह लिख लेते हैं इसको फिलहाल के लिए समझने के लिए। पास्कल लॉ लगाया, ठीक है, ये सारा कुछ पास्कल लॉ में आ गया। अब हमें चाहिए रेडियस, इसका रेडियस चाहिए आर एल चाहिए, आर एल चाहिए। और आर एल कैसे आएगा, ये जो एरिया है ए एल ये यहीं का यहीं रहेगा, ये यहीं का यहीं रहेगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, एफ एस बाई ए एस इज इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। एक दफ़ा दोबारा समझो, हम लोगों को चाहिए ए एल, ठीक है, क्योंकि ए एल के ज़रिए ही हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे पिस्टन का रेडियस जो कि लार्जर का है, क्योंकि ये देखो फार्मूला अब हम लोग इनको कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा ए लार्जर साथ में ये वाला एफ एस इज इक्वल टू, ये दोनों आ जाएंगे साथ में एफ वन और साथ में आ जाएगा ए एस। अब हम लोग को ए एल यहीं पर रखना है, ए एल कहाँ पर रखना है, यहीं पर रखती है, ए एल यहीं पर रखती है। अच्छा, अब हम निकालना किसके जरिए, ए एल इज इक्वल टू एफ वन बाई ए एस बाई एफ एस। अब वैल्यूज खाली वैल्यूज डालते हैं। ए एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एल की वैल्यू ये हमें दी हुई है पाई आर वन स्क्वायर। सारी वैल्यूज खोलो, फोर्स की वैल्यू हमें पता है कितनी है, और एफ वन लार्जर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसने हमें बताया था, यहाँ पर देखो फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन दी हुई है। अच्छा जी, फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन नहीं दी हुई, चलो खैर है। जब फिलहाल इतना समझो, ध्यान से समझो, पाई आर स्क्वायर वन। अब ये हमारे पास इक्वल आएगा एफ वन के, और साथ में हमारे पास ये सब आ रहा है। अब इतनी बात समझ गए तो तुम समझोगे, तुम लोगों को पता चल गया कि स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, ये स्क्वायर रिमूव करना है हम लोगों ने। स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो खाली वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि इस आर वन की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2, अभी जो हम लोग ने निकाला था उसके एरिया, और एफ वन फोर्स कितनी है 9800, एफ एस पे कितनी लग रही है 50, तो खाली ये करके 78.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है, कहता है वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर, find the pressure of water in the beaker, take the density of water as 1000 kg per meter cube। तो हमें एक वाटर कॉलम एक बीकर में दिया हुआ है, वो दिया 70 सेंटीमीटर, प्रेशर हम लोग निकालना बीकर के अंदर, डेंसिटी हमें दी हुई है इतनी। तो वाटर कॉलम इन बीकर का मतलब यानी कि हाइट पानी की कितनी है 70 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.7 आ जाएगा। अच्छा, डेंसिटी कितनी दी है 1000, ये देखो, और जी हमें पता 9.8 होता है। फार्मूला क्या है प्रेशर का, पी जी एच, रो पी जी एच। सारी वैल्यूज हमें पता, हम लोगों ने खाली वैल्यूज पुट करनी है, पी की, जी की और एच की, तो ये हमारे पे जवाब आ जाएगा। और इसको हम लोगों ने किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे 6.86 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 0.002 मीटर स्क्वायर टू गेट अ प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल। फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स इक्वल होती है हमारे पास तो प्रेशर फोर्स ही निकालनी है, ठीक है, प्रेशर के फार्मूले से निकालनी है, लेकिन पी इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है, तो फोर्स निकालनी है तो एफ इज इक्वल टू ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एफ ए पी ए आ जाएगा। तो प्रेशर कितना है 4500, एरिया कितना है इतना है, खाली मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो ये जवाब आ जाएगा 9 मीटर का, ठीक है, तो ये 9 मीटर आपके पास जवाब आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आया होगा, न्यूमेरिकल नंबर 3, तो ये मैं आप लोगों को एक दफ़ा से ज़रा दोबारा से ना एंड पे समझा देता हूँ सही तरह से, ओके। अच्छा, तो देखें, मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को बताता हूँ, सही है। तो पास्कल लॉ तो आप लोगों को समझ आ गई थी कि क्या है, ठीक है। तो ये देखें, तो पास्कल लॉ में क्या है,
पास्कल लॉ में अब आप लोगों ने गौर से देखना है। पास्कल लॉ तो हम लोग काफ़ी देर से देख रहे हैं, यानी कि F2/F1 A2 A1, लेकिन ये A2 जो है वो पाई आर स्क्वेयर है। पाई R2 यहाँ पर क्या है, यानी कि जो हमारे पास लार्ज वाला है उसका, और R1 आ गया नीचे, ठीक है, एक स्मॉलर एक लार्जर। अब हम लोगों ने रेडियस फाइंड करना है लार्जर का, लार्जर वाले का फाइंड करना है, यानी कि R2 फाइंड करना। तो हम लोगों ने इन दोनों को इक्वल रख दिया, यानी कि F2 और F1 को, और R2 के स्क्वायर को, और ये R1 के स्क्वायर को। अब आप पूछोगे पाई किधर गया, पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो R2 अब हम लोगों को खाली चाहिए, ठीक है। तो R2 यहीं का यहीं रहेगा, R1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारे के साथ, और इस सब का हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसलिए हटाने के लिए। अच्छा, F2 की वैल्यू कितनी थी, वो 9800 थी, इसकी 50 थी, और R1 की हमें पता 0.20 थी। तो ये हमें मल्टीप्लाई कर